हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम आधुनिक भारत का इतिहास, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले हमने भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन पढ़ा था और लास्ट लेक्चर में हमने आधुनिक भारत की क्या पृष्ठभूमि देख ली थी कि हमको क्या क्या पढ़ना है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य को पढ़ना है ना। उसके बाद हमने देखा मराठा राजवंश पढ़ना है हमको। मराठा के बाद हमको बंगाल मैसूर और सिंध वो सिखों का क्या अंग्रेज़ों के द्वारा क्या हुआ था ना, क्या प्रभुत्व था, ये चीज़ें देखना था हमको। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने जो यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन किस सीक्वेंस में हुआ, क्योंकि सीक्वेंस बहुत जरूरी है। इसमें क्या था, सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, पुर्तगाल के बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज के बाद डेनिश के बाद फ्रांसीसी, है ना। और सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और अंत में सबसे अंत तक पुर्तगाली ही रहे थे, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद हम सीक्वेंस से ही चल रही है हमारी। ये सेकंड लेक्चर होगा पृष्ठभूमि कि हमको क्या क्या पढ़ना है आधुनिक भारत के इतिहास में, क्योंकि सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे ना तो हम बहुत अच्छे से हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। तो इसमें सिर्फ हम धार्मिक सामाजिक आंदोलन देखेंगे जो कि आधुनिक भारत में हुए थे, है ना। एक और लेक्चर लगेगा जिसमें हम क्या आधुनिक भारत की जो पृष्ठभूमि, हमको क्या क्या पढ़ना है आगे आधुनिक भारत में, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे जो यूरोपियन कंपनी के बाद कैसी थी। तो अंग्रेज ने क्या भारत पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद क्या ब्रिटिश आर्थिक नीति का क्या प्रभाव हुआ था भारत पे, नीति के कौन कौन सी नीति लागू की गई थी भारत में और प्रभाव क्या था। तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले वाणिज्य चरण देखेंगे। क्या देखेंगे, वाणिज्य चरण में क्या क्या हुआ था। उसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद में क्या हुआ, है ना, सब उद्योगों की स्थापना होने लगी, है ना। और वित्तीय पूंजीवाद में क्या होने लगा। तो ये चीज़ें देखेंगे, है ना, सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वाणिज्य चरण देखेंगे, फिर औद्योगिक पूंजीवाद देखेंगे और वित्तीय पूंजीवाद देखेंगे। इसमें से क्या क्वेश्चन बनते हैं 7 मार्क्स में भी, 11 मार्क्स में भी। इसलिए हमको आधुनिक भारत बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। क्योंकि अगर हम देखें तो MPPSC की जो फर्स्ट यूनिट है, मेंस के जो हमारा पेपर है, मेंस का जो पेपर हमारा फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में हमारा प्राचीन और मध्यकालीन भारत दिया है ना। तो हमने वो दोनों पढ़ लिए हैं। और यूनिट सेकंड में हमारा क्या आधुनिक भारत का इतिहास दिया है। तो हमको यूनिट सेकंड में से आधुनिक भारत में से 13 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और ये दोनों प्राचीन और मध्य में से 13 आएंगे, है ना। तो इसमें हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मध्यकालीन में जो इम्पोर्टेंट है हमने वही पढ़ा, है ना। तो सेकेंड यूनिट में हमारा 30 मार्क्स का आएगा आधुनिक भारत के इतिहास पे, है ना। इसके बाद हम भू राजस्व व्यवस्था देखेंगे। भू राजस्व व्यवस्था में हमको क्या क्या पढ़ना है कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा कौन कौन सी भारत में भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी, है ना। तो हमको इजारेदारी प्रथा देखना है। इजारेदारी प्रथा में मुख्य रूप से क्या किया गया था कि पंचवर्षीय योजना के रूप में चलाया गया था कि 5 वर्षों के लिए कोई भी भूमि उधार लेता था ठेके पे लेकर, उसके बाद वहाँ पे उत्पादन होता था और फिर वो अंग्रेज उनसे उतना कर लेते थे, है ना। इसके बाद स्थायी बंदोबस्ती, इस्तमरारी या जमींदारी, ये तीनों एक ही है। इसमें क्या होने लगे थे, जो जमींदारों को क्या भूमि का मालिक बना दिया गया था। और इसमें क्या हुआ था, किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, वो बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। जो जितनी भी भू राजस्व व्यवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा जो हानि हुई थी वो किसानों को ही हुई थी, है ना। इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी में क्या कर दिया था, किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। और इसमें भी हानि क्या किसानों की हुई थी, है ना, क्योंकि ज़्यादा वसूली किया करते थे, है ना। इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था, है ना, इसमें पूरे गाँव को क्या भूमि का ठेका दिया गया था, है ना। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इजारेदारी प्रथा को अच्छे से पढ़ना है हमको, क्योंकि इसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। स्थायी बंदोबस्ती हमको अच्छे से पढ़ना है, रैयतवाड़ी व्यवस्था हमको अच्छे से पढ़ना है और महलवाड़ी व्यवस्था अच्छे से पढ़ना है ना। इसके बाद हमको क्या देखना है, जनों के द्वारा जनजातीय आंदोलन देखना है ना, जिसमें
जिसमें हमको क्या देखना है, राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन देखना है ना। हमको बहुत सारे आंदोलन पढ़ने हैं, इसमें मैंने आपको कुछ बताए हैं ना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमको कौन कौन से आंदोलन पढ़ने हैं। सबसे पहले हमको फ़कीर विद्रोह पढ़ना है ना, कि फ़कीर विद्रोह कब हुआ है ना, ये देखना है हमको, इसका कारण क्या है और परिणाम क्या हुआ ना। तो ये चीज़ें हमको देखना है, ये हमारे 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बन सकते हैं ना। फराजी आंदोलन देखना है हमको, बहावी आंदोलन देखना है, हुक्का आंदोलन देखना है। इसमें से फिर हमको जनजातीय आंदोलन में भील आंदोलन देखना है, कोल आंदोलन देखना है, और हो विद्रोह देखना है ना। और भी बहुत सारे आंदोलन है, मैंने सारे आपको लिखे नहीं हैं, बस मैंने आपको बता दी कि ताकि आपको याद रहे कि हमको ये पढ़ना है। इसके बाद हमको 1857 की क्रांति को देखना है। 1857 की क्रांति में हमको क्या क्या देखना है, सबसे पहले इसका कारण देखना है कि ये आखिरकार हुई कैसे हुई, और ये देखना है कि इसकी पृष्ठभूमि कब और कहाँ पे तैयार की गई थी ना। तो हम ये भी देखेंगे है ना। सबसे पहले हम कारण देखेंगे कि इसके राजनीतिक कारण क्या है, प्रशासनिक कारण क्या है, सामाजिक कारण क्या है, तत्कालीन कारण है ना। राजनीतिक कारण में क्या होगा कि डलहौजी की जो नीति है ना, हड़प नीति, और वेलेजली की जो नीति है, हम वो पढ़ेंगे हम। प्रशासनिक कारण में क्या कारण थे, सामाजिक कारण में क्या थे, कि जो डाक व्यवस्था अधिनियम है वो लाया गया, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लाया गया ना। तो ये हमारे सामाजिक कारण हो गए। और तत्कालीन कारण में क्या हो गए कि जो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग है ना, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी थी ना, तो ये हमारे तत्कालीन कारणों में हो गए। इसके बाद हम विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ पे हुआ, तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरठ में है ना, उसके बाद दिल्ली, कानपुर, लखनऊ है ना, और उसके बाद झांसी है, झांसी के बाद ग्वालियर है ना। तो ये सब चीज़ें देखेंगे, और अंत में हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्या थे। सबसे पहले तो ये शुरू कब हुई थी उसके कारण देखिए, और अंत में इसकी असफलता के कारण क्या थे ना। तो हम ये चीज़ें देखेंगे। और 1857 पे जो पुस्तकें हैं उनके बारे में भी 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं, तो हम उनका भी देखेंगे। जितने भी संभावित क्वेश्चन बनेंगे 1857 की क्रांति से, वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि इसमें 7 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 11 मार्क्स के भी क्वेश्चन। तो हम इसको अच्छे से पढ़ना है ना हमको। इसके बाद हम किसान आंदोलन देखेंगे, इसमें से मुख्यतः आपके 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन बनेंगे है ना। एक तो या 7 मार्क्स के भी बन सकते हैं ना। नील विद्रोह देखेंगे, पवाना विद्रोह देखेंगे। नील विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बंगाल में हुआ था ना। इसके बाद दक्कन का विद्रोह देखेंगे, मोपाला विद्रोह देखेंगे, रमोसी विद्रोह जो कि महाराष्ट्र में हुआ, एका विद्रोह देखेंगे, खेड़ा विद्रोह, और बारडोली का आंदोलन देखेंगे, जो कि किसके द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ था ना। इसके बाद जो खेड़ा आंदोलन है वो क्या, गांधी जी इसमें प्रमुख भूमिका थी है ना। ये सब चीज़ें, ये आंदोलन, सारे आंदोलन देखना हमको, किसान आंदोलन। इसके बाद हमको धार्मिक सामाजिक आंदोलन देखना है, जिसमें हमको क्या देखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राजा राम मोहन राय के द्वारा की। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की है ना। इसके बाद यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की है ना। इसके बाद आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद स्वामी के द्वारा की गई है ना। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है ना, पांडुरंग ने की है ना। इसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की। और भी अन्य धार्मिक सामाजिक आंदोलन है, जिसको हम अभी मैंने इसमें अभी आपको कम लिखा है, जिसमें हमको कुछ सुधार आंदोलन, जैसे सिखों जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है जो आंदोलन है, जिसमें अहमदिया आंदोलन हो गया, बहावी आंदोलन हो गया, देवबंद आंदोलन हो गया है ना, और सिखों से संबंधित देखना है हमको। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सुधार किए थे, जैसे सती प्रथा का अंत किया था ना, दास प्रथा का अंत किया था, पशु बलि का अंत किया था, और पुनर्विवाह को लागू किया था ना, और विवाह की उम्र से संबंधित जो भी कानून है ना, क्योंकि इसमें से आपके 2 मार्क्स के बहुत क्वेश्चन बन सकते हो, और 7 मार्क्स के भी। तो हमको धार्मिक सामाजिक आंदोलन अच्छे से पढ़ना है। इसके ट्री से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना, तो हमको ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देख लेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हमने ब्रिटिश आर्थिक नीति के प्रभाव, जिसमें हमको वाणिज्य चरण, औद्योगिक पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद, भू
राज्य व्यवस्था में क्या देखना है, इजारेदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्ती, इसी को इस्तेमरारी और जमींदारी प्रथा बोलते हैं। इसके बाद रैयत वाली व्यवस्था, महल वाली व्यवस्था। और जन व जनजातीय आंदोलन जिसमें हमको राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन देखने, जिसमें फ़कीर आंदोलन और फराजी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, हुक्का आंदोलन। और 1857 के हमको कारण देखना है, जिसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और तत्कालीन। और विद्रोह का प्रसार कहाँ पे हुआ, मेरठ, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ। इसके बाद किसान आंदोलन में हमको नील देखना है, पनामा देखना है, दक्कन, मोपाला, रामोसी, एका, खेड़ा और बरदोजी का देखना है ना। इसके बाद धार्मिक सामाजिक आंदोलन में हमको ब्रह्म समाज देखना है, यंग बंगाल समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन। और भी जो समाज है हमको देखना है कि और भी कौन से आंदोलन की स्थापना की, किसके द्वारा की, इसके कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है, सारी चीज़ें हमको अच्छे से पढ़ना है। ये आपको सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि हमको ये चीज़ें पढ़नी है अच्छे से।